So good evening everyone. We're going to start with the next chapter today, that is thermal properties of matter. अभी तक हमने क्या पढ़ा? We have done mechanical properties of matter, जिसमें हमने पहले elasticity यानी solids को लेकर understand किया, फिर हम लोगों ने fluids में basically अपने liquids पढ़े हैं, जो gases की understanding करनी होगी वो kinetic theory of gases में जाके, but still ये तो पता है ना कि भाई compression होगा तो जैसे liquids में होता है वैसे ही gases के अंदर भी होगा, वैसे solids के अंदर भी होगा, वो सब चीजें elasticity वगैरह clear हो गया। थर्मल प्रॉपर्टी जैसा नाम से क्लियर होता है, थर्मल मतलब समथिंग रिलेटेड टू हीट, और हीट किसकी वजह से जनरेट होती है? टेम्परेचर, राइट? चलो अब देखिए, कोई भी सब्सटेंस किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपको क्या लगता है इस रूम के अंदर जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास किस टाइप का मोशन होगा? या तो उनके पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा, या फिर उनके पास रोटेटरी मोशन होगा, या फिर उनके पास वाइब्रेटरी मोशन होगा। तीन ही तरह के हो सकते हैं ना। सो एक गिवन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के पास ये तीन तरह का मोशन हो सकता है, जिसकी वजह से दे कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा दूसरी तरह की एनर्जी कौन सी पोजेस करते हैं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ से? मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जीज इंक्लूडेड होती है ना, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? आपको समझाया इलास्टिसिटी के अंदर कि अगर हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें तो दे आर प्रेजेंट एट एन इक्विलिब्रियम सेपरेशन। If you try to bring them closer, they start repelling. वो लेकिन पास आने से उनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके लिए आपको दो चीजें बताएगी, either because of being in a field, for example gravitational and electrostatic, or because of change in configuration, जो आप स्प्रिंग से अंडरस्टैंड करते हैं। स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड कर देने से उसके अंदर एनर्जी आती है ना, वो कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पर अब जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन कम या ज्यादा हो जाने से उनके बीच में भी उनके अंदर भी एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई हैव टू टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी। आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या है? आपकी बॉडी की जो टोटल कॉम्पोजिशन है उसमें जो जो चीजें भी प्रेजेंट है, उनमें एटम्स या मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वही तो आपकी इंटरनल एनर्जी है। गॉट दैट? तो जो इंटरनल एनर्जी फ्लो करने लगती है उसे क्या बोलते हैं? एक बॉडी की जो एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है उसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट? इट इज कॉल्ड हीट। आपने आइसक्रीम पकड़ी, बर्फ पकड़ ली, बर्फ से आपकी बॉडी में क्या ट्रांसफर हुआ? या आपकी बॉडी से बर्फ में ट्रांसफर हुआ? बॉडी से बर्फ में, है ना, आइस में ट्रांसफर हुआ। तो क्या इसमें साइज मैटर करता है कि मैं बोलूं दो बॉडीज हैं, एक बॉडी लार्ज है एक बॉडी स्मॉल है, एक के पास एनर्जी ज्यादा है दूसरे के पास एनर्जी कम है, तो व्हेन वी ब्रिंग देम इन कांटेक्ट तो लार्ज वाली बॉडी से स्मॉल वाली बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होगी, फ्लो होगा। क्या ये कहना सही है? एनर्जी उसके ज्यादा होती है। तो नंदेश का कहना तो ये है कि सर जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी उससे लो एनर्जी वाले पे ट्रांसफर होगा। अब मैं एक और चीज उसमें डालता हूँ, पॉइंट डालता हूँ आपको। should the heat flow from body having higher energy to body having lower energy, or should it get transferred from body at higher temperature to body at lower temperature? आपको कौन सा ज्यादा फील करता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। आप समझिए आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन कितनी बड़ी है, उसमें कितनी सारी एनर्जी होती है। अब एक बिल्कुल छोटा सा आइस का पीस कंसीडर करते हैं, छोटा सा आइस का पीस, वो आपकी बॉडी से हीट ले ले लो, लेकिन उतना ही छोटा अगर आप आयरन का पीस एकदम हीट अप करके हाथ में पकड़ लो तो क्या होगा? उससे हमें हीट मिलेगी ना। तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी हमारी बॉडी की एनर्जी, बट उसका क्या ज्यादा है? टेम्परेचर। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर। जैसे 10th में आप करंट के बारे में पढ़ते थे, करंट कहां से कहां फ्लो करता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। क्या क्रिएट हुआ था? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी फ्लूइड्स में आपने अंडरस्टैंड किया कि अगर आपको लिक्विड करंट अंडरस्टैंड करना है तो इट फ्लोज फ्रॉम हायर pressure region to lower pressure region. Similarly here, if you want to talk about heat current, heat flow करनी है तो it should flow from body at higher temperature to the body at lower temperature. तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर? लिखें, नेम ऑफ द चैप्टर इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लिखते जाए अपनी कॉपी में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब लिखें, a given substance
consists of, given substance consists of large number of atoms and molecules. Substance consists of large number of atoms and molecules which possess potential energy and kinetic energy. Which possess potential energy and kinetic energy, comma, known as internal energy of the system. Known as internal energy of the system. Internal energy of the system. ठीक है? अब स्टार मार्क करके लिखिए. It is wrong to say that a body possesses heat. आप ऐसा नहीं कह सकते कि बॉडी possesses heat. ये तो कह सकते हैं बॉडी possesses energy. मतलब एक जो ज्यादा टेम्परेचर में उसके पास हीट ज्यादा है ना, उसके पास एनर्जी ज्यादा है. तो फिर हीट का कॉन्सेप्ट कहां से आया? एनर्जी जब फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं. तो लिखिए स्टार मार्क करके. एनर्जी इन ट्रांजिट. Energy in transit, that is energy flowing from one body to another body. Energy flowing from one body to another body due to temperature difference. Due to temperature difference is known as heat. Is known as heat. ठीक है, एकदम क्लियर हो गया. Does a body possess heat? No, a body possesses energy, but जो एनर्जी फ्लो करती है that is known as heat. ठीक है, तो भी जो एनर्जी फ्लो हुई, फ्लो का मतलब तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती. जो चीज फ्लो करके जा रही है वो तो मोशन की वजह से है ना. अब मोशन की वजह से किस टाइप की एनर्जी होती है मेरे लिए? काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से तरीके की हो सकती है? ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी. लिख दीजिए. The kinetic energy possessed is because of following kind of motions. Because of following kind of motions. Number one, translatory. Number two, rotatory. And number three, vibratory. Vibratory के साथ में ऐसा लिख दीजिए, takes place at very high temperature. Well, normal conditions में vibratory energy consider नहीं करते. It takes place at somewhere around like 5000 Kelvin. 5000 Kelvin is a very high temperature. तो यही रीजन है कि जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया गया, इवन इन द सिलेबस ऑफ प्रिपरेशन फॉर आईआईटी. जो आपका अभी प्रिपरेशन होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेसिफिकली मेंशन्ड होके आएगा कि इतना हाई टेम्परेचर आप इंक्लूड करो, अदरवाइज इसको इंक्लूड नहीं किया. ठीक है, डन. सो हमें क्या क्लियर हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी थी उसके बेसिकली दो पार्ट्स थे, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. जो फ्लो करके जाएगा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का पार्ट जाएगा. तो किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वही तो फ्लो को डिसाइड करता है, यानी टेम्परेचर बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करता है. लिखिए जरा स्टार मार्क करके. टेम्परेचर ऑफ a body is actually a measure of average kinetic energy of molecules. Measure of average kinetic energy of molecules. ठीक है, तो मैंने आपको हीट के बारे में समझा दिया. टेम्परेचर डिफाइन कर लेते हैं एक बार. आपके अकॉर्डिंग टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? मतलब हमें इतना समझ में आया, हीट विल फ्लो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर. बट व्हाट इज टेम्परेचर? It may be defined as the coolness of the body. ओके, रेट की बजाय हम वर्ड यूज करेंगे डिग्री.
कोई बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या कितनी ज्यादा कोल्ड है, ये टेम्परेचर बताता है। तो क्लियर हुआ ना? सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज डिफाइंड एज टेम्परेचर। ये किसी चीज का फ्लो रेट नहीं है, फ्लो रेट तो आप हीट करंट डिफाइन करते हैं, राइट? सो लिखिए जरा, टेम्परेचर मे बी डिफाइंड एज, temperature may be defined as degree of hotness or coldness of a body. Degree of hotness or coldness of a body, which decides the direction of heat flow, which decides the direction of heat flow when two bodies are brought in contact. When two bodies are brought in contact. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और सोच के देखो, हमें क्लियर हुआ कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट फ्लो कर रही है, तो हीट फ्लो कब तक करेगी? जब तक दोनों का क्या इक्वल नहीं हो जाता, एनर्जी या टेम्परेचर? टेम्परेचर लिख दीजिए। तो उस सिचुएशन को आप भी नहीं बता सकते, केमिस्ट्री में पढ़ा हो आपने, जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, थर्मल इक्विलिब्रियम। लिखिए जरा, हीट फ्लो टेक्स प्लेस until the temperatures become equal. Takes place until the temperatures become equal. That is up to thermal equilibrium. That is up to thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो आपने केमिस्ट्री में थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, जीरोथ लॉ पढ़ा है अभी या नहीं आया? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने? तो जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया उन्होंने जीरोथ लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ा है? नहीं, चलो जिन्होंने, अब ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो ठीक है संयम, जिन्होंने पढ़ा है दैट्स गुड। I'll tell a little about why we call the temperature interaction law as zero। आपको पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने कौन कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस करी थी? न्यूटन फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस्ड टू फिजिकल क्वांटिटीज, मास और एक्सीलरेशन, इनर्शिया एंड फोर्स। मास बोला तो मास ही इनर्शिया है, एक्सीलरेशन बोला तो एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ फोर्स। सो एक्चुअली दो टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी न्यूटन फर्स्ट लॉ से, कौन कौन सी? इनर्शिया एंड फोर्स। याद करो, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू करते तो पहले हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ थ्री काइंड, व्हाट इज फोर्स, फिर हम पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ने इन दोनों चीजों के बारे में डिसाइड मतलब डिफाइन किया था, दैट इज व्हाट हैपेंड। अब ऐसे ही यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जिसने पढ़ा हो, वर्क के बारे में बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं और हीट की बात करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो फर्स्ट लॉ डिफाइन किया गया तब तक लोगों को टेम्परेचर के बारे में पता ही। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है जिसमें हीट आइसक्रीम से आपकी बॉडी में फ्लो करे, बिकॉज दैट लॉ डज नॉट हैव एनी सेंस, दैट्स अ नॉनसेंस। नॉनसेंस इन द सेंस कि उसको ये नहीं पता कि हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है। तो ये मजाक किया जाता है इसलिए ताकि आप याद रख पाए, फर्स्ट लॉ में आप नो डाउट हीट, इंटरनल एनर्जी वगैरह को कंसीडर करते हो, बट वहां पर उस समय तक ये सेंस नहीं थी कि हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करे। बट फिर अब अल्टीमेटली देखो ना, आपको मैकेनिक्स पढ़ना है तो बिना मास के बारे में जाने, बिना फोर्स के बारे में जाने आप कैसे पढ़ सकते हो? तो प्राइमरी है। ऐसे ही अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हो, थर्मल फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तो बिना टेम्परेचर कैसे पढ़ोगे? टेम्परेचर ही तो बताएगा कि हीट फ्लो करेगी और जब तक इक्वल नहीं होता तब तक फ्लो करेगी। सो दैट बिकम्स प्राइमरी थिंग। तो अब फर्स्ट लॉ तो डिफाइन हो चुका, बट टेम्परेचर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिफाइन किया गया जीरो। आई बात समझे? तो मतलब ये कहानी मैंने आपको समझाई कि जीरो लॉ क्यों डिफाइन किया गया, बिकॉज टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी, वो सबसे ज्यादा बेसिक चीज था। उसको डिफाइन करने के लिए फर्स्ट लॉ से भी पहले एक लॉ डिफाइन किया जाना जरूरी था, जो कि फर्स्ट लॉ के बाद डिफाइन किया, इसलिए क्या बोला उसे? जीरो। होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। फाइन, ठीक है। तो टेम्परेचर में मैंने आपको दो चीजें बता दी। नंबर एक तो क्या डिफाइन किया कि डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस। नंबर टू कि भाई जब दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आता तो हीट फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अंटिल द टेम्परेचर्स बिकम इक्वल, दैट इज द बॉडीज कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया।
और ये भी लिखवा दिया कि टेम्परेचर से एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चलता है। अब जरा नोट्स रीड आउट करते हैं, देखें जिनके पास नहीं है वो सुनते जाएंगे ध्यान से। इससे सबसे पहले हीट के बारे में डिफाइन कर रखा है, ये आप पढ़ लेना। सेकंड जो पॉइंट लिखा हुआ ना हीट के बाद नीचे ए पॉइंट डाल के, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। ये कैलोरिक थ्योरी क्या है वो क्लियर करता हूं। पहले ना ऐसा मानते थे कि भाई जो हीट फ्लो करती है ये ना छोटे छोटे पार्टिकल, इनविजिबल मासलेस पार्टिकल्स की फॉर्म में फ्लो करती है। तो ऑब्वियस है अगर एक बॉडी ने इन इनविजिबल मासलेस पार्टिकल्स को लूज किया है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए, और जिसने एब्जॉर्ब किया है उसका टेम्परेचर राइज करना चाहिए, है ना। तो ठीक लग रहा था भाई, आपने हाथ में कोई गर्म चीज ली, गर्म पराठा रोटी पकड़ी, तो उससे आपकी बॉडी में हीट चलेगी, तो सम इनविजिबल पार्टिकल्स में हैव ट्रेवल्ड। बट व्हाट हैपेंस अगर मैं अपने दोनों पाम्स को रब कर तो कौन सी पाम गर्म हो जाएगी, लेफ्ट वाली क्या राइट वाली? दोनों। मतलब इसमें क्या समझना है कि सर दोनों हो जाएंगे, आपकी होती होगी आपकी राइट, आप राइट पाम गर्म होने का टाइम आया जो फीस आती है, नहीं तो हमारी तो सर दोनों ही गर्म होती है। सो समझते हैं फिर से। तो ऐसे देखिए दोनों ऐसे रब किया तो हीट अप हो गई। अब ऐसे बताओ भाई कहां से कहां पे वो पार्टिकल्स ट्रेवल करके गए, दोनों को ही मिले, कहां से आ गए, दोनों से आ गए, तो इसलिए दोनों हीट अप हो गए, ऐसा मान सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही, ये समझदारी की बात की। मैं ना इसकी वेट ही कर रहा था बस, क्योंकि पिछले बैच में भी ना मैंने जैसे ये कहा कि ये हीट अप हो गए, एक बच्चा दो बच्चे बोले कि सर तो क्या हुआ, एक ने उसको दे दी उसने उसको दे दी, तो दोनों हीट अप हो गए। तो मैंने उनको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया जो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप दो बच्चे ए और बी जिन्होंने ये आंसर दिया, आप दोनों के पास ना 10-10 हजार रुपए, हजार रुपए की गड्डियां है, तो आपके पास तो अमीर होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप गड्डियां बदलते रहो। समझ में आ रही है मेरी बात, एग्जांपल समझ आ रहा है आपको? भाई दोनों ने एक दूसरे को प्रोवाइड कर दिया तो इसलिए हीट बढ़ गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो ऐसा होता है तो फिर हमें तो यार कुछ करना ही नहीं था, हम क्या करते, सब गड्डियां लेके आते और एक दूसरे से गड्डियां एक्सचेंज कर लेते। बट आप ये भी तो समझो ना, अगर आपने किसी को किसी से हीट ली है तो गिव बैक भी तो कर दी, तो हीट ली और गिव बैक कर दी, तो बात तो वही की वही आ गई। आखिरी में दोनों के पास 10-10 हजार रुपए होंगे, तो हो नहीं सकते। तो यही समझा रहा हूँ कि ऐसा करने से नो डाउट दोनों से एक्सचेंज हुआ होगा, बट हीट नहीं बढ़, मतलब एनर्जी नहीं बढ़ सकती, सिंपल। तो इसीलिए ये थ्योरी फेल। तो मैं एक बार रीड कर दूं इसे। What does caloric theory says? According to this theory, heat is an invisible, weightless, and odorless fluid called caloric. When some caloric is added to a body, its temperature rises, and when some caloric is removed from the body, temperature falls. ये बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, temperature falls. However, this theory failed to explain the production of heat by friction, which I just explained to you guys. ठीक है, then comes dynamic theory, जो अभी चलती है, dynamic theory of heat. According to this theory, molecules of a substance are in a state of continuous random motion. मानते हैं इस बात को? आपका दिमाग शांत बैठता है क्या कभी? नहीं, उसके अंदर न्यूरॉन्स है ना, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है। आप जानते हैं एटम में लाइमन बार्बर पार्शियल ब्रैकेट सीरीज वगैरह होती है, पढ़ा आपने केमिस्ट्री में? हेलो, नहीं होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हो चुका होगा। लाइमन बार्बर पार्शियल ब्रैकेट फट सीरीज होती है, तो उसमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट जब जंप करता है तो वहां से रेडिएशन निकलती है। आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई महात्मा जी हैं उनका ऑरा बहुत ही बढ़िया है? नहीं। स्वामी विवेकानंद के जितने भी आपको फोटोग्राफ मिलेंगे उनके पास हल्का सा रेडिश मिलेगा। ये क्या कहानी है? ये है कि भाई जो लोग ज्यादा समझ वाले होते हैं उनके माइंड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अच्छी निकलती है, और जो क्लास में बैठ के सोच रहे होते हैं कि बस नीचे जाके स्कूटी स्टार्ट करके झूम 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 घूमना है, तो उनके ओरा भी वैसे होते हैं फिर। तो मतलब ऐसी साइंस है प्रेजेंट टाइम में कि आपको बैठा के आपका माइंड रीड किया जा सकता है, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी करके। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू रिमेन इन, तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो, है ना, तुम डैश डैश ये वो सब, मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा है दैट कैन बी कैप्चर्ड। सो दैट इज कॉल्ड ओरा। तो ओरा जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना मानते हैं कि एक आदमी का जो क्वोशिएंट है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, वो स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे देखते हैं। Dynamic theory says, according to this theory, molecules of substance are in a state of continuous random motion. Now, depending on temperature and nature of the substance, the molecules may possess three types of motion. वो मैंने explain कर दिया। इसमें लिखा हुआ है कि rotational motion occurs at very high temperature, but हमें एक्चुअली समझना है कि सबसे high temperature पे क्या होता है, vibration।
ठीक है, समझ आ गया ठीक से। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट जो फ्लो करती है। अब ये सब पढ़ लेना नीचे वाला, मैं अब लिखवा चुका इसका क्रक्स। बट मुझे अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट से क्या चीज चाहिए, वो क्या समझ के जाए आज। एक तो पहला, एक बॉडी जो पोजेस करती है वो एनर्जी होती है, जो एनर्जी फ्लो में आ जाती है उसे हीट कहा जाता है, और टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगी और कब तक फ्लो करेगी। राइट है, ये अच्छे से क्लियर हो गया। एक और बात समझाने की मैंने, हाँ ये देखिए टेम्परेचर का रोल क्या होता है। टेम्परेचर किसी सिस्टम में स्टेबलाइजेशन लाएगा या रेंडमाइजेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें स्टेबलाइज होगी या रेंडमाइज होगी। रेंडमाइज का मतलब क्या है कि आप खुद सोचो ना, अगर इस रूम के अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाने लगो तो इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पार्टिकल जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे आराम से, आप भागने लगेंगे साथ। ऑब्वियसली आपने पढ़ा है फॉर्मूला √3 RT/m। काइनेटिक थ्योरी कर चुके हो केमिस्ट्री में, आरएमएस स्पीड √3 kT/m। पता नहीं, बड़ा मिक्सर रिस्पॉन्स है। सो मैं यहाँ तो देख पा रहा हूँ, आपको तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने ना फिर पिछले मैच में बोला, आई टेक माई वर्ड्स रिस्पेक्टफुली बैक। तो इतना ही समझा रहा हूँ कि आप ये याद करके जाइए, टेम्परेचर बढ़ाने से रेंडमाइजेशन बढ़ता है। तो एक एग्जांपल शायद आप लिंक कर पाओ, अगर किसी आयरन के पीस को मैग्नेट बनाना है तो उसे मैग्नेट बनाने के लिए उसका टेम्परेचर हाई रखना चाहिए या लो रखना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा, पहले तो ये बात कर देंगे कि आयरन का पीस मैग्नेट बनेगा क्यों। आप जानते हैं करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। 10th में आपने ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है ना सर जी, हेलो। जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट। हर एक चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो करंट बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं तो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी हर सब्सटेंस के अंदर, हमारे अंदर भी आयरन कंटेंट होता है हमारे अंदर भी, तो हमारे अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब सुनना ध्यान से, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं ये रैंडमली अरेंज होते हैं, क्योंकि अभी तो ये मैग्नेट का रोल प्ले नहीं करेगा। अगर मैं आयरन भी ले लूं, क्योंकि क्या कहते हो, एक आयरन पीस कहीं से उठा लो तो क्या वो शुरू में मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देता है, नहीं, और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो है, राइट। तो वो प्रॉपर्टीज रेंडमाइज थी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। अब जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करती है, स्ट्रीमलाइन करती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन करती है प्रॉपर बॉडी। तो ये क्या हो जाता है, प्रॉपर मैग्नेट। इट्स समथिंग लाइक, जैसे क्लासरूम में सपोज देयर आर 20 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ क्लासरूम, और सर ने फोन पे कहते हैं कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, और आप ना 1 से लेके 10 पेज तक आपको करके जाना, स्टार्ट हो जाएगी, कोई और डायरेक्शन नहीं है। तो कोई बच्चा तो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन से शुरू होगा, करेगा। कोई कहेगा ये क्या बकवास है, मैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चलो ऐसा करते हैं, आपका डॉक्टर बोलने को मैं 3rd पेज से पढ़ना शुरू करता हूँ, वो 3rd से पढ़ना शुरू करता है। कोई कहता है यार मुझे तो ना ये देखना है कि एंड में क्या लिखा होगा, और ये तो ऐसा मतलब कुछ ऐसा चल रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं, रैंडम बिहेवियर। और अगर टीचर सामने खड़ा होकर कहता है, सो दीस आर योर नोट्स फॉर टुडे, काइंडली ओपन पेज नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, तो सभी कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, टॉपिक नंबर 1 से। दैट्स कॉल्ड अलाइनेशन। तो अब आयरन में एटम्स थे लेकिन रैंडमाइज थे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से क्या आनी शुरू हो जाएगी, रैंडम। तो अगर आप अच्छे मैग्नेट्स के ऊपर कभी देखोगे ना, लिखा रहता है कि इसको गिरने नहीं देना है, इफ इट फॉल्स डाउन इट लूजेस मैग्नेट और इट रिड्यूसेस। सेकेंड, इट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन अ वेरी हॉट प्लेस। जितना गर्म प्लेस में ले जाओगे उतना क्या होगा, उसके डीमैग्नेटाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। ये सब बताना था कि ये इतने एग्जांपल मैंने क्यों दिए, क्योंकि मेरे लिए ये बात बहुत मैटर करती है कि हर बच्चा ये बात समझे। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेंडमाइजेशन इंक्रीजेस, कुछ भी प्रॉपर्टी खराब होनी शुरू हो जाती है। चलो उसके बाद अब बात करते हैं, हमें पता लग गया टेम्परेचर क्या है, एक बार इसमें से भी रीड आउट कर लें। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड coldness when two bodies are placed in contact. Heat flows from body at higher temperature to the body at lower temperature. It may be defined as thermal state of a body which decides direction of flow of heat from one to another until they come in thermal, when they are placed in thermal contact. The temperature of a body is the measure of average kinetic energy of its molecules. मैंने लिखवा दिया आपको। When a body is heated, molecules move faster and their average kinetic energy increases. That is it. ठीक है। अब हीट या एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी। पहले कैलोरी में मेजर करते थे हीट, स्पेसिफिकली हीट को। अब आपको क्या लगता है, कैलोरी बिगर यूनिट है या जूल बिगर यूनिट?
1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं या 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? आपने 4.186 सुना है? 4.2 अप्रोक्सीमेटली। 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। अंदेश याद हो गया? जूल इज अ स्मॉलर यूनिट सेम, बड़ी यूनिट कैलोरी है। कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। क्लियर हुआ ठीक से? तो क्वेश्चंस करते ध्यान रखना है। कारण पता है क्या है? समटाइम्स they talk about heat in calorie, but other things have been considered in SI. So that means that should be converted into SI, यानी जूल में कन्वर्ट करना है। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसको बढ़ा है। ठीक है, डन। ये आप पढ़ सकते हैं। अब चलो हम ये समझ पाए कि टेम्परेचर एक पैरामीटर है जो हमारे को थर्मोमेट्री में हेल्प करेगा, सॉरी इसमें थर्मल समझने में हेल्प करेगा। अब बात आती है टेम्परेचर पता कैसे चलेगा? टेम्परेचर पता लगने के लिए कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। आप सबने देखा है? आप सबने दो तरह के थर्मोमीटर जरूर देखे, एक तो जो मरकरी वाला होता है ना, और दूसरा आजकल डिजिटल आ गया, करके बना है ना। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम है, हो सकता है वहां पे रेजिस्टेंस बेस्ड कुछ रीडिंग होती है। तो अब थर्मोमीटर बनाना है तो हम किस चीज को बेस बनाए? टेम्परेचर चेंज होने पर किसी मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से सुना, किसी मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, हम उसे अगर मेजर करने लगे तो टेम्परेचर के बारे में पता चल जाएगा। अब उसमें खास बात यह आती है कि अगर लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन का मतलब है जैसे मान लो आपने 10th में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। अगर किसी वायर का, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। अब सपोज करो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है टेम्परेचर के डबल होने। इफ रेजिस्टेंस डबल्स ऑन डबलिंग द टेम्परेचर, तो ये लीनियर वेरिएशन है। इफ टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द टेम्परेचर, ये तो स्क्वायर का फैक्टर आ गया। तो हमें ऐसा स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट टाइप कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीनियर, ताकि वहां देखा और साफ साफ आपको टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर की? नंबर एक तो लेंथ। आपको ये चीज क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ इंक्रीज करती है? हाँ, डिक्रीज तो नहीं करती। सर्दियों में चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और समर में एक्सपैंड करती हैं। उसका एक बड़ा सही एग्जांपल है कि जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है उसमें बीच बीच में छोटे छोटे गैप छोड़े जाते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने 9th में पढ़ा होगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत हीट के बारे में होता है कि छोटे छोटे गैप छोड़े जाते हैं। नॉट ओनली इन दोज रेलवे ट्रैक्स बट इन दी ब्रिजेस एज, जिन ब्रिजेस के अंदर आप डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं वहां पे छोटे छोटे गैप छोड़े जाते हैं। बिकॉज इफ द मैटर एक्सपैंड्स इन समर और आपने स्पेस नहीं छोड़ा तो बेंड हो जाएगा, और अगर स्पेस छोड़ा है तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा। विंटर में क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने गैप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ट्रेन के ऊपर, वो डिरेल नहीं हुई। लेकिन ऐसे रख दिया तो बाद में वो ऐसे। फाइन, सो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंक्रीज इन टेम्परेचर लेंथ इंक्रीज करती है, लेंथ भी इंक्रीज करती है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, एरिया भी इंक्रीज करता है। और आप सोचिए, आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सुना है? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को कोरिलेट करती है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब वहां पे अगर मैं एनआर को देखो तो वो तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स हो रहा है। अब सोचो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, वी कांस्टेंट कर दे, तो पी के सामने टी दिख रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा लीनियरली, यानी कि प्रेशर वेरिएशन को देख के टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। या फिर अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम चेंज करेगा, यानी तब वॉल्यूम के वेरिएशन को देख के टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। ऐसे करके इनडायरेक्ट चीजें यूज करके हम थर्मोमीटर्स बनाते हैं। रेजिस्टेंस भी बताया आपको, तो मेरे साथ रीड करेंगे आप। जो जिनके पास नोट्स नहीं है, डोंट वेट, क्लास के बाद आपको, डोंट वरी, क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। व्हाट इज अ थर्मोमीटर? Any device used to measure the temperature of body is called thermometer. It is named so because thermo is a Latin word which means heat and meter means measuring device. So thermometer basically Latin words निकल गया है। What is the principle of thermometer? A thermometer makes use of some measurable property of a substance which changes linearly with temperature. आप linearly को underline जरूर कर देंगे, linearly word, ठीक है? अब देखिए, the thermometric properties of different substances and their corresponding thermometers are: number 1, length of a liquid column in a capillary. मरकरी थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, आपने देखा नीचे मरकरी भरा रहता है। जैसे आप यू पुट इट इनसाइड द माउथ, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मरकरी स्टार्ट्स राइजिंग अप।
तो उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड, प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आई जस्ट एक्सप्लेन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो तो पी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, सो दैट इज इट। दिस इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। सेकेंड, जिसमें वॉल्यूम विद प्रेशर देखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको बोल देंगे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, दिस इज बेसिकली प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो आप ये प्लैटिनम वर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं। प्लैटिनम में रेजिस्टेंस वेरिएशन इजीली मेजरेबल रहती है, इसीलिए इसको यूज करते हैं। और ये जल्दी से रस्ट नहीं पकड़ता, वो भी जरूर। जो चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती है उन पर रस्ट लग जाता है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता। थर्मो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ, ये सिलेबस से हट चुका है, बट आपको जस्ट नाम तो पता होना चाहिए कि कोई चीज थर्मो इलेक्ट्रिक के नाम से भी होती है, थर्मो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन पावर। तो व्हाट आर पायरोमीटर्स, उसमें लिखा हुआ है साथ साथ कि पायरोमीटर जो होता है वो रेडिएशन के थ्रू टेम्परेचर मेजर करता है। रेडिएशन सोचो रेडिएशन कब होती है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर पे रेडिएशन होती है, तो पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए, व्हाट काइंड ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड और प्रेफर्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर। ठीक है, चलिए अब दो दो चीजें कवर अप हो गई, हीट और टेम्परेचर का रिलेशन, और अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है थर्मोमीटर बनाए कैसे, कोई भी चीज 0 से शुरू करनी है ना, 10 से शुरू करनी है या -5 से शुरू करनी है, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। यानी नाउ वी वर वरीड अबाउट द रेफरेंस पॉइंट्स। अब रेफरेंस पॉइंट के लिए बहुत ही आसान सी चीज, वाटर है, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या, कितने डिग्री सेल्सियस है? वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना, और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में बॉयल हो जाता है और 0 वाटर में सॉरी आइस में फ्रीज कर जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमने डिफरेंट स्केल्स के बारे में बात करनी है, याद है आपको सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, रिमर स्केल होता है, फारेनहाइट स्केल भी होता है, पढ़ा है? तो जो डिग्री सेल्सियस स्केल है उसमें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा है? वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है? 0 पे। और कितने बॉयल करता है? 100 पे। यानी अगर मैं डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करूं तो 0 से लेके 100 तक का स्केल मिल गया हमें, 0 से 100। सपोज करो आपने अब उसमें कितने डिवीजन बना दिए? 100 डिवीजन बना दिए, सिंपल। लेकिन ऐसे ही केल्विन स्केल की तरफ गए तो आप बता सकते हैं कि भाई अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके। हाँ, टू एग्जैक्टली टू बी वेरी स्पेसिफिक 273.15, बट इट्स ओके टू से 273। तो मुझे बताइए 0 केल्विन ज्यादा छोटा है या 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा छोटा है? 0 केल्विन। 0 केल्विन पे डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा? Very good. -273, obviously. Very good. So -273 degree Celsius is 0 Kelvin. जब आप ये चीजें पढ़ते हो ना, you need to feel it. यार 0 केल्विन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? 0 केल्विन जाने का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस जाने में 32 डिग्री 15 डिग्री माइनस बोल रहा हूँ, इतने पे पूरी चीजें बर्फ में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। तो -273 के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो या तो वही रहेगा या फिर हम रहेंगे। So we cannot imagine being at a temperature of 0 Kelvin. That is totally hypothetical thing. Got it? चलिए अब समझना मेरे साथ। स्केल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो I'm trying to make you familiar with them. डिग्री सेल्सियस 0 to 100 काउंट किया आपने, केल्विन 273 से 373, तो इसका भी डिवीजन साइज कितना हुआ फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में? 100 डिवीजन आ गए। फारेनहाइट पता है किसी को कहां से कहां होता है? फारेनहाइट या फारेनहाइट जो बोलते हैं, हाँ देख के बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है। 32 से लेके 212, 32 से 212, गॉट इट? तो जो वाटर से फ्रीजिंग का पॉइंट कंसीडर किया गया 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या फिर 32 फारेनहाइट, और जो बॉइलिंग कंसीडर किया 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन या 212 फारेनहाइट, गॉट इट? चलिए फाइन। अब मुझे सोचिए बताइए इनमें से कौन सा स्केल ज्यादा सेंसिटिव होगा?
डिग्री सेल्सियस जाता है 0 से 100, इसमें कितने डिवीजन है 100। ऐसे केल्विन जाता है 273 से 373, इसके अंदर ही कितनी 100। टॉक अबाउट फारेनहाइट, फारेनहाइट कहां से जाता है 32 से 212, कितने डिवीजन है 180 डिवीजन है, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा सेंसिटिव है, डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट? अब पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। कौन ज्यादा सेंसिटिव है, जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट या वो डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव है जो छोटे से छोटे चेंज को मेजर कर लेता है। आप सोचो वाटर को जब 0 से 100 लेके जाना है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्केल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड तो सेम ही है ना। 100 डिविजन्स में भी वही एनर्जी चेंज मेजर करना है जो 180 ने करना है। तो यहाँ पे 180 डिविजन्स है, यानी हर डिवीजन कंपैरेटिवली छोटा एनर्जी चेंज मेजर करेगा। So, because in case of Fahrenheit, we can measure smaller change in temperature, so it is more sensitive. अच्छे से क्लियर हो आपको ये? तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में थर्मोमीटर। Thermometer is a device used to measure temperature. Used to measure temperature and it uses variation of some physical quantity, which changes linearly with temperature. For example, length, resistance, and pressure or volume variation in case of gases. ठीक है, बाकी आप नोट से पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जरूर लिखेंगे, देखिए पायरोमीटर, PYROMETER, meter, pyrometer is used to measure very high temperatures, as it is a radiation based thermometer. ठीक है, अब लिखिए थर्मोमेट्रिक स्केल्स। हम लोग क्या स्केल्स यूज करते हैं, लिखिए एवरी स्केल हैज 2 reference points. Every scale has 2 reference points. One, freezing point of water, and second, boiling point of water. At a constant temperature, at a constant pressure, basically 1 atmospheric pressure के ऊपर कंसीडर किया जाता है। तो उसमें लिखें for example number 1, in degrees Celsius scale, it is from 0 to 100. जो रेफरेंस है, रेफरेंस is 0 and 100 लिखो, it is 0 and 100 जो रेफरेंस। While next time लिखना
इन फ़ारेनहाइट, आप कैपिटल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फ़ारेनहाइट, it is 32 and 212. 212. So 100 and 180 divisions respectively. So 100 and 180 divisions respectively. तो क्लियरली पता होना चाहिए कि किस स्केल में कितनी डिविजन आपने बनाई है बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे ही प्रेशर चेंज करता है तो ये जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये चेंज करता है। तो जब तक इस चीज का पता नहीं था ठीक से तब तक तो इसको यूज करते थे। अभी इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर थिंग्स। आपने ट्रिपल पॉइंट सुना है? वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है जिसमें टेम्परेचर 273.16 केल्विन होता है। तो चलो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इसमें लिख दीजिए स्टार मार्क करके, the only flaw is that these references may change with change in pressure. These references may change with change in pressure. जैसे प्रेशर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा with change in pressure. ठीक है, वो मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। वैसे क्या होता है जब प्रेशर बढ़ा देते हो आप तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसे करके सोचना, वो आएगा, इट विल कम इन ड्यू कोर्स। ठीक है डियर, नाउ इज इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट दीज स्केल्स। इन स्केल्स को कोरिलेट कैसे किया, तो एक सिंपल सा फंडा बताएंगे। आप क्या करें, जैसे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0, मतलब मैं यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखने की वजह स्मॉल टी लिखूं, चलो जाने दो। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ये क्या लिखा, शायद थोड़ा बहुत आपने कैचअप किया। The temperature that you are talking about right now is written here, 27 degrees Celsius, right? 38 Fahrenheit, kind of. वो यहाँ लिखना है, और इधर लिखना है freezing point. Freezing कितना? 0, 273 and 32. और यहाँ पे क्या लिखना है? Scale का size. Basically, boiling point minus freezing. 100 minus 0, 373 minus 273, 212 minus 32. Got that? तो एक सीक्वेंस है जो हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरी क्लियर हो गया, याद हो गया आपको क्या किया हमने? गिवन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, दैट्स इट। लिखे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स। 3 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 और 100 माइनस 0, केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 एंड सो ऑन। कंप्लीट करें इसे। करिए शाबाश। ऐसे एक रूमर स्केल भी होता है, आर से रूमर स्केल जो 0 to 80 होता है। बट आपके लिए ये मेजर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। What is the temperature measurement? What is the temperature measurement for which degree Celsius and Fahrenheit reads same? For which degree Celsius and Fahrenheit reads same? मतलब किस टेम्परेचर वैल्यू के ऊपर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल की रीडिंग सेम आ जाए। बस फॉर्मूला के सामने इक्वेट कर दो, इसे हटा दो, दोनों में वैल्यू सेम चाहिए ना आपको, तो उसे उठा के x लिख दो, उसे उठा के x लिख दो। तो ये वैल्यू x बन गई, x बाय 100 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 32 अपॉन 180, दैट्स ऑल।
तो जस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी। पहले तो रिलेशन केस लिखते हैं, सेकंड सर बार बार कह रहे हैं कि भाई सेम हो जाता है, सेम हो जाता है तो दोनों को उठा के तो टी लिख दो या फिर एक्स लिख दो। तो मैंने एक्स लिख दिया। करो सॉल्व करके बताओ फटाफट, जल्दी करो जल्दी, आपका आंसर बताओ। बताइए बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले, ये हटा सकते हैं। So it comes out to be -40. Let's see, ये 5 हो गया, 9 हो गया, 9x is equal to 5x minus 180 बन जाएगा 160। अब देखिए 5x पॉजिटिव है, इधर 9x पॉजिटिव है, आप इसे अगर लेके जाएंगे तो 9x minus 5x is 4x, 4x is equal to minus 160, तो x is equal to minus 40, तो आंसर कम्स आउट टू minus 40। तो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही है, इट कम्स आउट टू minus 40। क्लियर हुआ कैसे करने क्वेश्चंस? इसमें अब ऐसा आ सकता है, भाई आप 100 फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो क्या यहाँ उठा के 100 डाल दो, यहाँ 100 डाल दो और सॉल्व करो, ताकि आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, फॉल्टी थर्मोमीटर, बस ये लास्ट है आज के लिए। फॉल्टी थर्मोमीटर, हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, एक थर्मोमीटर ऐसा है जो फ्रीजिंग पॉइंट को तो 5 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है और बॉइलिंग पॉइंट को 95, 0 और 100 की बजाय इसे 5 करता है और इसे 95 करता है। तो वो थर्मोमीटर जो एक्चुअल 40 डिग्री सेल्सियस बनता है उसको कितना रीड? क्लियर हुआ? लिखिए जरा, इन केस ऑफ ए फॉल्टी थर्मोमीटर, in case of a faulty thermometer, freezing and boiling point read 5 degree and 95 degree respectively, 5 degree and 95 degree respectively, ठीक है? देखिए what will it read for 40 degree Celsius? What will it read for 40 degree Celsius? तो बस जो यहाँ पे सीखा था ना वही अप्लाई करो। आप क्या लिखते हो? टेम्परेचर, है ना, जो टेम्परेचर वो मेजर करेगा माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, इतनी सी बात समझ। सभी स्केल्स में ये किया था ना आपने, तो यहाँ भी यही करो, दिस शुड बी इक्वल टू, अब हम 40 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो 40/100। सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर देख सकता है मेरे साथ, others should start solving it. See, in all these cases what we have done is given temperature minus freezing upon boiling minus freezing, same is to be done here. Given temperature, the temperature that it is going to measure 40 degrees Celsius, so that minus 5 upon 95 minus 5, बताएं क्या आंसर आया? 40 t minus 5 upon 90 is equal to 2/5, 41, so t comes out to be 41। अब जो लोग पूरा सॉल्व नहीं करते होंगे, देखो 18 5 का कितना होता है 90, तो 18 2 का 36, t minus 5 is equal to 36, so t is equal to 36 plus 5, that gives you 41, right? So you should complete your calculations, do not wait कि कब सॉल्व हो जाएगा और आप उठा के डायरेक्टली, that's very very important, that will reduce the kind of phobia you have for numerical, anyone, if you have। क्लियर हुआ? आया समझ जो आज पढ़ाया आपको? सो ये सारा हमने एक बेस क्रिएट किया है कि थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बताता है कि हीट कैसे फ्लो करती है, और कोई बॉडी हीट पोजेस नहीं करती, वो एनर्जी पोजेस करती है। किन कारणों से करती है? उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, और जो हीट फ्लो आउट करती है उसमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्लूडेड रहती है। टेम्परेचर रेंडमनेस लेके आता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें थी, सब आपने लिखी है, नोट्स में से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर, तो संडे को आपका टेस्ट रहेगा, नोबडी इज गोना मिस दैट, और यहाँ पे उसका टाइम 12 to 2 के बीच में रहेगा, आप आके टेस्ट देके जा सकते हैं। गॉट इट?
थैंक यू वेरी मच। कल क्लास रहेगी, आप जो यहाँ बैठे हैं वही 1:30 का टाइम शूट करेगा या नहीं करेगा? हाँ, तो इसी टाइम क्लास रहेगी, नो वरीज। I'll be conducting classes at both the times 1:30 to 2:30 as well as 4 to 5. ठीक है?